पण यातला सगळ्यात महत्त्वाचं खास करून मी एक गोष्ट तुम्हाला आपल्याला निश्चित सांगेन की इथे सगळ्यांना एक प्रश्नचिन्ह पडलं असेल. हे सर्वजण मराठी कविता म्हणणार आहेत आज तुमच्यासमोर. आणि तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल की जावेद अख्तर साहेब काय करणार आहेत. डायलॉग खूप बोललेत, कविता पहिल्यांदा म्हणणार आहेत. माझ्याकडे ते मगापासून एक तास तिरक्या नजरेने बघतात की तू का आणलंयस मला इथे आणि का बोललेस तू मला इथे. अनेक लोकांना इकडे धाकधूक आहे मी कशी कविता म्हणणार आहे, काय म्हणणार आहे. परंतु मला असं वाटतं की ही सगळी लोकं ज्यांच्याकडे लोक अगदी ज्यांना आयडॉल म्हणून बघतात, अशा लोकांनी ज्यावेळेला येऊन कविता म्हटल्या तर ते मला असं वाटतं पुढच्या पिढीसाठी खूप महत्त्वाचं आणि उपयुक्त ठरेल. याच्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे. त्यांचेही आभार, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मूळ विषय राहिला. मीच कविता नाही म्हटली तर कसं होईल. साहेब, मी अनेक नटांचे इंटरव्ह्यूज ऐकतो, पाहतो, त्याची पारायण करतो. तितके मी त्यांचे व्हिडिओज पाहतो, मला ते अत्यंत आवडतात. त्यांचं मध्यंतरी एक वाक्य मला खूप आवडलं की तुम्हाला भावनांचा बंगला जर फार मोठा बांधायचा असेल तर शब्दांच्या विटांचा संग्रह खूप करून ठेवा, असं म्हणणारे जावेद अख्तर साहेब, मी यांना विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं आणि आपले विचार मांडावे. मंच पे बैठे बुद्धिजीवियों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा. मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ. इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा. फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए था. तो एक मैं भी सही. आपको बताऊं, मैं तो 19 साल का था तकरीबन जब मैं मुंबई आया. मैं आया था नॉर्थ इंडिया से, यूपी से. हम अपनी दुनिया में खुश होते हैं. एक कूप मंडूक कहलाता है ना. कूप मंडूक वो होता है संस्कृत में जो कुआं में रहता है मेंढक और अपने ही कुएं को पूरी दुनिया समझता है. हम में से अक्सर लोग कूप मंडूक हैं. जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक शब्द नहीं मालूम था मराठी साहित्य के बारे में, मराठी राइटिंग के बारे में. मेरे कुछ मराठी महाराष्ट्रियन दोस्त थे, मुझे ले गए. उन्होंने विजय तेंदुलकर का प्ले दिखा दिया मुझे. मैं आपसे यकीन कहता हूँ करिए आप कि मैं ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ गया. मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था. ऐसी राइटिंग मैंने नहीं देखी थी. हमारे साहित्य में ऐसी राइटिंग नहीं. मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक आम महाराष्ट्रियन नहीं जानता कि उसका धरोहर क्या है, क्यों ज़रूरी है. जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए. क्यों आनी चाहिए. ऐसी क्या बात है भाई. अब ऐसी अगर मैं भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने चला, हो गया काम. तो फिर ये भाषा मातृभाषा जो है उसके आने की क्या ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा है. एक बात याद रखिएगा कि पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियां और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा. भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है. इससे बहुत ज़्यादा है. भाषा आपकी पहचान है. भाषा आपका अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता. अपने एक दोस्त से बात हुई, मैंने उनसे कहा तुम मुझे सेलेक्ट करके 50 मराठी पोएम्स दो. तुम मेरे साथ बैठना, तुम मुझे बताते रहना, मैं उन्हें पोइट्री में ही ट्रांसलेट करूँगा. मैंने ये काम, मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है एज अ राइटर कि मैं एक पुल बनूं मराठी और दुनिया की दूसरी ज़बानों के बीच में. इसलिए कि जो कुछ है आज मैं जो भी हूँ वो तो यहीं से, इसी धरती से मिला है और वो और कहीं जैसे मिलता भी नहीं, यहीं से मिल सकता था. अब यहाँ यह एक कवि सम्मेलन चल रहा है तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी एक कविता आपको सुना दूँ. काय भाग्य आहे आमचं, तुमचं सुद्धा, की आपण जावेद अख्तर साहेबांना आज एवढं जवळून, एवढं मनापासून ऐकलं.
त्यांनी फार शुद्ध भाषेत आपल्याला सांगितलं आहे की आज मेरे पास बंगला है, गाडी है, शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मराठी आहे, हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं त्यांच्या बोलण्यातनं. आणि आता मंचावरती कविता सादर करायला आमंत्रित करूया. ठाकरे जी ने मराठी भाषा दिवस पर एक बहुत बड़ी बात कही, जहां कई सारे दिग्गज मौजूद थे, जैसे कि अशोक सरफ साहब, सोनाली कुलकर्णी, रितेश देशमुख, महेश मांजरेकर, वहीं कवि और शायर जावेद अख्तर भी मौजूद थे. जहां इस समारोह में मराठी कवि बोलने को एक प्रचारण दिया गया था, वहां पर राज ठाकरे जी ने कहा कि आज तो जावेद अख्तर जी भी मराठी में कविता सुनाएंगे. इसी पर जावेद अख्तर ने बहुत ही उम्दा जवाब दिया, जो भाषाओं को लेकर एक उम्दी बात कही, जिसके लिए खुद श्री राज ठाकरे जी ने भी अपने हाथों को उठाकर उनका सम्मान किया. वाटत असते आणि ज्यांनी आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या जमलेल्या सर्व रसिक मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मी आज भाषण करणार नाही आहे, कारण माझं भाषण गुढीपाडव्याला 30 तारखेला इथे आहेच. त्याच्यामुळे मला जे म्हणायचं आहे ते मी 30 तारखेला म्हणेन. पण आज मराठी भाषा दिवस, मराठी भाषा गौरव दिन सरकारने जाहीर केला होता, पण सरकारच्याही लक्षात नव्हतं की हा दिन साजरा करायचा असतो. आणि 2008 साली याची सुरुवात आपण केली, याच शिवतीर्थावरती इथेच सुरुवात केली होती. आणि मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रभर पक्षाने सगळ्या ठिकाणी हे कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली. यावेळेला मला परत कोणीतरी सांगितलं की आपण परत केला पाहिजे, म्हणून यावर्षी देखील परत हा कार्यक्रम आपल्यासमोर करतोय. सर्व लोक इथे मराठी भाषेच्या प्रेमाखातर इकडे आज आलेले आहेत. आज आशाताई आल्या आहेत, त्यांना बरं नसताना देखील त्या आज आल्या आहेत. इतर सर्व माझे पत्रकार मित्र, इतर सर्वच, जे तुम्हाला आता काही नावं सांगायची गरज नाही, सगळ्यांना माहिती आहेत. पण यातला सगळ्यात महत्त्वाचं खास करून मी एक गोष्ट तुम्हाला आपल्याला निश्चित सांगेन की इथे सगळ्यांना एक प्रश्नचिन्ह पडलं असेल. हे सर्वजण मराठी कविता म्हणणार आहेत आज तुमच्यासमोर, आणि तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल की जावेद अख्तर साहेब काय करणार आहेत. मी तुम्हाला मुद्दामून सांगतो, मी त्यांना बोलवण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण ते म्हणजे भाषा, मातृभाषा, राज्यभाषा आणि भाषा या विषयावरचं मी त्यांचं एक भाषण एकदा त्यांचं ऐकलं होतं. आणि आपली भाषा टिकवण्यासाठी म्हणून ही भाषा किती महत्त्वाची असते, ही भाषा कशी टिकवली पाहिजे, कशा प्रकारे टिकवली पाहिजे, यावरचं एक भाषण मी त्यांचं ऐकलं होतं. आणि मी जावेद साहेबांना विनंती केली की म्हटलं, सोनारांनी कान टोचावे लागतात. आमच्याकडे ॲटनबरोनी दाखवल्यानंतरच आम्हाला गांधी कळला, नाही तर आम्हाला महात्मा गांधी माहितीच नव्हते. आम्हाला माहिती होते, पण या सगळ्या याच्यामध्ये बाहेरून कोणीतरी दुसऱ्या माणसाने येऊन जर आपले समजा कान टोचले तर ते जास्ती लक्षात राहतं. आणि ही मराठी भाषा, ही अभिजात भाषा, ही कशा प्रकारे टिकवली पाहिजे, मराठी माणसं, मराठी साहित्यिक, मराठी प्रेमी सगळे अनेक जण सांगत आले, परंतु एक बाहेरचा माणूस येऊन, बाहेरच्या दुसरी भाषा बोलणारा एक माणूस येऊन आपल्याला सांगतो, आणि तो ही जावेद अख्तर साहेबांसारखा माणूस. मला असं वाटतं की त्यांनी येऊन ही गोष्ट आपल्याला आज ते सांगणार आहेत. आणि ती सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आशाताईंचा मला फोन आला, मला म्हणाल्या, फार सुंदर वाक्य बोलल्या त्या, सहज बोलता बोलता मला म्हणाल्या की इतक्या मोठ्या राज, मला तुम्ही इतकं अडचणीत टाकलंय की इतक्या मोठ्या बागेतून एखादं फूल कसं वेचायचं, कसं निवडायचं. मला इतक्या कविता माहिती आहेत, इतकी गाणी गायलीत मी आजपर्यंत,
की याच्यानंतर म्हणे मी एखादी कविता कशी काय म्हणायची, काय करायचं. म्हटलं तुम्ही तिथे या तर. आज इथे अनेक जण जसे अभिजात जोशी जसे आज इथे मराठी प्रेमासाठी म्हणून आज अमेरिकेतनं आलेत. ते सोनालीजी इथे आल्या, त्या हैदराबादमध्ये होत्या, त्या आज तिथून तिथे आल्यात त्यांचं काम असताना. अनेक लोक या फक्त मराठीच्या प्रेमाखातर इकडे आलेत. आणि आपले संपादक आहेत इथे, विजय दर्डा साहेब आहेत, त्याच्यानंतर तुमचे राजू खांडेकर आहेत, पराग करंदीकर साहेब आहेत, अनेक लोक आलेत इथे. नागराज मंजुळे आहेत, महेश मांजरेकर आहेत. मला असं वाटतं मी थोडा 1 मिनिट जर उलटा झालो तर मी सगळ्यांची पटकन नावं घेऊ शकीन. पण ही सगळीच मंडळी एका मराठी भाषेच्या प्रेमाखातर आज इकडे आलेली आहेत. कोणाचं नाव राहिलं असेल तर मला माफ करा. मी अगदी थोडक्यात आटपणार आहे, कारण वेळेचं बंधन आहे. प्रत्येकाला कविता म्हणायची आहे, प्रत्येकाला सांगायचं. आशुतोष गोवारीकर इकडे आलेत, त्यांच्या मुलाचं लग्न आहे, सगळं त्या लग्नामध्ये ते अडकलेले आहेत. पण ते मराठी भाषा या गोष्टीसाठी आधी लगीन कोंडाण्याचं मग रायबाचं, तर त्याच्यामुळे ते त्याच्यानंतर ते कामाला लागतील. ही भाषा टिकवणं, या भाषेसाठी आजपर्यंत पक्ष म्हणून मी, माझे सर्व सहकारी अनेक याच्यासाठी आंदोलनं झाली, अनेक गोष्टी आपण टिकवत आल्या, केल्याही अनेक गोष्टी. ते अर्थात त्या काही गोष्टी सांगायचं हे व्यासपीठ नव्हे. पण भाषा ही खूप महत्त्वाची आहे, कविता ही खूप महत्त्वाची आहे. येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांनी आपल्या जुन्या कवींनी काय काय लिहून ठेवलेलं आहे. ते म्हणतात ना, जो न देखे रवी वो देखे कवी. या कवींनी काय काय गोष्टी मांडून ठेवलेल्या आहेत. आज काळानुरूप अनेक गोष्टी बदलत आहेत, भाषा बदलते, कविता बदलते. मी मध्यंतरी ऐकलं कोणाकडनं तरी की लहानपणीची आपली लहान मुलांची कविता होती, चिवताई चिवताई दार उघड. आठवतं ना? ती बदलली आता. असं म्हणतात की कावळा येतो, म्हणतो चिवताई चिवताई दार उघड. आतून चिवताई म्हणते आज नको हे घरी येत. कविता बदलली आता, काय करणार त्याला आपण. आत्ताच्या काळातली चिवताई येते, त्याच्यामुळे या सगळ्या कविता बदलत आल्या. परंतु जे जुन्या आपल्या सगळ्या कवींनी जे लिहून ठेवलं आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि जे खरं तर मला सर्व कवी इथे मराठीतले आणता आले असते, पण कवींच्या तोंडून कविता ऐकण्यापेक्षा ज्यांनी कधी कविता फारसं म्हणायच्या भानगडीत पडले नाहीत अशी जर लोक कविता म्हणायला लागली तर ते जास्ती करून ऐकावं असं वाटतं. आणि म्हणून हे सगळे आज तारे सितारे इथे सगळे जमीपर आलेले आहेत. मी सर्वांचे मनापासून मी आभार मानतो की आज आपण सगळेजण इकडे आलात. कोण कोण राहिलेत आता? अशोक सराफ साहेब राहिले माझे, त्यांना पद्मश्री मिळाली आहे. डायलॉग खूप बोललेत, कविता पहिल्यांदा म्हणणार आहेत. माझ्याकडे ते मगापासून ऐकतात, तिरक्या नजरेने बघतात की तू का आणलंयस मला इथे आणि का बोललेस तू मला इथे. अनेक लोकांना इकडे धाकधूक आहे, मी कशी कविता म्हणणार आहे, काय म्हणणार आहे. परंतु मला असं वाटतं की ही सगळी लोक, ज्यांच्याकडे लोक अगदी ज्यांना आयडॉल म्हणून बघतात, अशा लोकांनी ज्यावेळेला येऊन कविता म्हटल्या तर ते मला असं वाटतं पुढच्या पिढीसाठी खूप महत्त्वाचं आणि उपयुक्त ठरेल. याच्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे. आपण सर्वजण जाताना इथे पुस्तक प्रदर्शन लागलेलं आहे. मराठीतले सर्वच जवळपास पुस्तकं इथे आज आलेली आहेत, समोर आपल्यासमोर ठेवलेली आहेत. सगळे मराठी लोक आपापल्या मुलांना घेऊन मुलींना घेऊन इथे प्रदर्शनाला पण येतील अशी एक आशा अपेक्षा ठेवतो. आज या सर्व कार्यक्रमाला आपण सर्वजण आलात, आपण त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. इथे सर्व जे माझे सहकारी आहेत त्यांचेही आभार मानतो की त्यांनी जे अहोरात्र कष्ट घेऊन या सगळ्या गोष्टी उभ्या केल्या, त्यांचेही आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मूळ विषय राहिला. मीच कविता नाही म्हटली तर कसं होईल. ही कविता, याला कविता म्हणायचं, काव्य म्हणायचं, काय म्हणायचं मला कल्पना नाही. आता थोड्या वेळातच मला असं वाटतं इथे रितेश देशमुख येतील.
वेषांतर करून आलेले आहेत ते शिवाजी महाराजांची भूमिका करतायत. थोड्या वेळात इथे विकी कौशल येतील. म्हणजे दोघे ज्यांनी एकाने शिवाजी महाराजांची भूमिका केलेली आहे ते महेश मांजरेकर इकडे बसलेले आहेत, एक करणार आहेत ते इथे बसलेले आहेत, आणि संभाजीच्या भूमिकेतले विकी कौशल आता हे थोड्या वेळातच इकडे येणार आहेत. आज मी जे काही काव्य निवडलेलं आहे हे कदाचित तुम्ही ऐकलं नसेल असं मला वाटतंय. ऐकलं असेल तर आनंदच आहे. पण बाबासाहेब पुरंदरे लिखित राजा शिवछत्रपती याच्यामधलं हे काव्य आहे. बहुधा हे बाबासाहेबांनीच लिहिलंय. छत्रपती शिवाजी महाराजांना उद्देशून लिहिलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांचं म्हणणं ते लिहित असताना, ते महाराजांविषयी बोलताना, महाराजांकडे बघताना ते म्हणतात की काय समजू आम्ही तुला, कोण आहेस कोण तू. आणि ती कविता आहे, त्याचं शीर्षकच आहे कोण तू रे कोण तू. मी आपल्यासमोर सादर करतो की कोण तू रे कोण तू, कालिकेचे खडग तू की इंदिरेचे पद्म तू, जानकीचे अश्रू तू की उकळता लाव्हाच तू, खांडवातील आग तू की तांडवातील त्वेष तू, वाल्मिकीचा श्लोक तू की मंत्र गायत्रीच तू, भगीरथाचा पुत्र तू की रघुकुलाचे छत्र तू, मोहिनीची युक्ती तू की नंदिनीची शक्ती तू, अर्जुनाचा नेम तू की गोकुळींचे प्रेम तू, कौटिलाची आण तू की राघवांचा बाण तू, वैदिकाचा घोष तू की नीतीचा उद्घोष तू, शारदेचा शब्द तू की हिमगिरी निशब्द तू, की सतीचे वाण तू व मृत्यूला आव्हान तू, शंकराचा नेत्र तू की भैरवाचे अस्त्र तू, की ध्वजाचा रंग तू वा बुद्धीचा श्रंग तू, कर्मयोगी ज्ञान तू की ज्ञानियाचे ध्यान तू, चंडिकेचा क्रोध तू की गौतमाचा बोध तू, तापसीचा वेश तू की अग्नीचा आवेश तू, मयसभेतील शिल्प तू की नवसृष्टीचा संकल्प तू, द्रौपदीची हाक तू प्रलयंकराचा धाक तू, गीतेतला संदेश तू आणि क्रांतीचा आदेश तू, संस्कृतीचा मान तू आणि आमचा अभिमान तू. धन्यवाद. मी सन्माननीय नितीन सरदेसाई सरांना विनंती करतो की त्यांनी रितेशजी देशमुख यांचा टाळ्या. पण साहेब, मी अनेक नटांचे इंटरव्ह्यूज ऐकतो, पाहतो, त्याची पारायण करतो, तितके मी त्यांचे व्हिडिओज पाहतो, मला ते अत्यंत आवडतात. त्यांचं मध्यंतरी एक वाक्य मला खूप आवडलं की तुम्हाला भावनांचा बंगला जर फार मोठा बांधायचा असेल तर शब्दांच्या विटांचा संग्रह खूप करून ठेवा, असं म्हणणारे जावेद अख्तर साहेब, मी यांना विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं आणि आपले विचार मांडावे. मंच पे बैठे बुद्धिजीवियों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ. मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा. फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए था, तो एक मैं भी सही. तो मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त आशुतोष जी का. उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, और अच्छा है कि उन्होंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जितनी अच्छी तरह कहा शायद मैं नहीं कह पाता. लेकिन दो बातें एक आध जो रह गई वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक आम महाराष्ट्रियन नहीं जानता कि उसका धरोहर क्या है. ये मामूली धरोहर नहीं है, ये नहीं है कि हर जगह ऐसा मिल जाता है. आप देखिए मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई जिनका जिक्र किया है इन्होंने, ये उस वक्त एक माननीय, आदरणीय, एक सुपरस्टार पोएटेस थी कि जब यूरोप में कोई औरत अगर लिखती थी तो उसे एक मर्द का नाम देना पड़ता था. ये यहाँ पॉसिबल था. इवन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जगह सिर्फ जो कोड्जाज हैं
वो तो शायरी वारी कर लेती थी, शरीफ औरतों का ये काम नहीं समझा जाता था। ये लिबरेशन, ये एम्पावरमेंट औरत का यहाँ था। जहाँ तक संत ज्ञानेश्वर हों, संत तुकाराम हों, संत एकनाथ हों, पता नहीं आप लोग उन्हें कितना याद करते हैं। मुझे ये हैरत होती है कि चाहे तेलुगु अपना मराठी के अन्नभाऊ साठे हों, पीएल देशपांडे हों, विजय तेंदुलकर हों, अगर नॉवलिस्ट आप बोलिए तो नासी फड़के हो, खांडेकर हों, दलित पोइट्स हों तो दिया पवार, फिर एक फीमेल पोइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, प्रज्ञा पवार। दिया पवार तो उनके फादर थे। नामदेव ढसाल, नाम आप गिनते जाइए। पीके अत्रे, पीके अत्रे का एक पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दैनिक मराठा एक पेपर निकाला था और उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा हर महाराष्ट्रियन मुझे सिर्फ 1 रुपया देगा, मैं 2 रुपए नहीं लूंगा। और 1-1 रुपया लोगों से लेके उस पेपर को चलाया। ये 2 जगह मुझे मालूम है हिंदुस्तान में, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र, जहां कम से कम आज से 25-30 साल पहले तक तो गरीब से गरीब आदमी और एक जो मध्यम वर्ग का परिवार होता था, उसके बजट में पुस्तक का हिस्सा होता था कि ये मैगजीन लेने हैं, ये किताबें इतनी तो खरीदनी है इस महीने। मुझे मालूम नहीं अब बजट चेंज हो गया है कि वही है, मगर इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते आप लोग? मैं तो इस शहर में चारों तरफ घूमता हूँ, मैंने तो इन बड़े बड़े राइटर्स के, बड़े बड़े पोइट्स के कोई स्कल्पचर कहीं देखे नहीं है, बड़े चौराहे इनके नाम पे देखे नहीं है। क्यों? ये एक ऐसा सीक्रेट क्यों है जिसे ढूंढना पड़ता है? इस पे तो आपको गौरव होना चाहिए, मगर कोई वजह है कि कुछ इस मामले में आप बहुत अंडर प्ले करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हम तो होना ये चाहिए कि अगर आदमी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है तो हर चौहे पे बड़े कलाकार का, भले बड़े संगीतकार हो। हमारे संगीत में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, साहित्य में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, और देश में आने वाले नए विचार। गेट वे ऑफ इंडिया सिर्फ वहाँ नहीं है ताज में के सामने, ये मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये गेट वे ऑफ इंडिया है। पूरा दलित मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से हुआ। जो नए विचार आए, दुनिया हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर एक महाराष्ट्रियन थी। कहीं है उसका स्कल्पचर, स्टैचू उसके नाम का, लोग जानते हैं उसके बारे में। आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो अब काफ़ी मैंने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अब कुछ दूसरी बातें करूं। ये क्या है क्या? पहले हमेशा भाषा और साहित्य, इनकी आज की दुनिया में इनकी क्या महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है? जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ऐसी क्या बात है भाई? अब ऐसी अगर मैं भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने चला, हो गया काम। तो फिर ये भाषा, मातृभाषा जो है, उसके आने की क्या जरूरत है और बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा कि पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियां और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। भाषा आपकी पहचान है,
भाषा आपका अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है भाषा। आप एक बच्चे को उसकी भाषा से काट दीजिए, वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने इतिहास से कट गया। अब वो कहीं का भी हो सकता है या कहीं का भी नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग अलग अलग भारत में ये बात करते हैं इंग्लिश को साफ नहीं। हमको हमारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर टंग। इसलिए कि वो दिन गए जब इंग्लिश अंग्रेजों की जबान थी, वो अब उनकी जबान नहीं है, वो अब दुनिया की जबान है। वो हर जगह समझी जाती है। और अगर आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया से कुछ रखना है, रख रखाव, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन उसके साथ आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी जड़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको आपकी भाषा ही देगी। चलिए, आपने भाषा सीख ली, तो अब ये क्या ज़रूरी है कि भाई साहित्य भी पढ़ा जाए। साहित्य में क्या बात? साहित्य में एक बड़ी अजीब बात है, वो किसी भी भाषा का हो, जो अच्छा साहित्य है वो दो बातें बताता है जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। एक बात ये बताता है कि दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे संस्कार हैं, कैसे कैसे जीने के ढंग हैं, कैसे कैसे रवाज हैं, रीतें हैं, कितने अलग हैं। और उसी समय एक और बात भी बताता है कि दुनिया के सारे लोग कितने एक जैसे। आपकी जो सरगम है भावनाओं की, वही सात सुर है, वो किसी भाषा में बचे, किसी दुनिया के किसी कोने में बजे, सुर साथ है। यही जिंदगी है। हम में एम्पैथी पैदा होती है, हम में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उन लोगों से जिनके शायद हम देश कभी नहीं गए, या वो अगर हमारे ही देश में है तो हम उनके घर के अंदर कभी नहीं गए। जो हिस्टोरियन है वो तो इतिहास लिखता है बादशाहों के, हुकूमतों के, राजाओं के, जंगों के। ये तो साहित्यकार है जो इतिहास आम आदमी का लिखता है। जब वो आपको एक घर की कहानी सुनाता है, ये कौन बताएगा? ये हिस्टोरियन थोड़ी बताएगा, साहित्यकार थोड़ी, ये इतिहासकार तो नहीं बताएगा, ये तो वही बताएगा। फिर आपको लगेगा कि हो सकता है इनका वर्ग अलग है, इनका धर्म अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके मुल्क में कुछ और दूसरे रीति रिवाज है, लेकिन इनके दुख सुख तो हमारे ही जैसे हैं। आप में इंसान से मोहब्बत पैदा होगी, आप इंसान को बेहतर समझेंगे। आप हर एक के घर नहीं जा सकते, हर कल्चर को पर्सनली जाके नहीं देख सकते, लेकिन एक अच्छा नॉवल, एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी आपको उन लोगों से मोहब्बत करा देगी जिनसे अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई। ये है इतिहास। अब इसमें ये तो हुआ प्रोज। पोइट्री का किस्सा ये है कि पोइट्री, कमाल की बात यह है कि भाषाएं दुनिया में इसलिए बनी थी कि मैं बोलूं और आप समझें, और आप बोले और मैं समझूं, लेकिन अक्सर कम्युनिकेशन में जो बाधा है वो भाषा होती है, वो दीवार बन जाती है। और इस दीवार में अगर कोई खिड़कियां हैं तो वो है अनुवाद। भाई हम तो जर्मन नहीं जानते, मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ, मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ, मैं इटालियन नहीं जानता हूँ, मैं रशियन नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका मैं अगर साहित्य जानता हूँ तो थैंक्स टू इंग्लिश। अगर मैं बंगाली लिटरेचर का जानता हूँ तो थैंक्स टू उर्दू, इसलिए कि उर्दू में एक समय में सारा क्लासिकल बंगाली लिटरेचर ट्रांसलेट हुआ। ये काम बहुत सीरियसली होना चाहिए हमारी मराठी भाषा के लिए। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं, मैं तो 19 साल का था तकरीबन जब मैं मुंबई आया। मैं आया था नॉर्थ इंडिया से, यूपी से। हम अपनी दुनिया में खुश होते हैं, एक कूप मंडूक कहलाता है ना,
कूप मंडूक वो होता है संस्कृत में जो कुआं में रहता है मेंढक और अपने ही कुएं को पूरी दुनिया समझता है। हम में से अक्सर लोग कूप मंडूक हैं। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक शब्द नहीं मालूम था मराठी साहित्य के बारे में, मराठी राइटिंग के बारे में। मेरे कुछ मराठी महाराष्ट्रियन दोस्त थे, वो मुझे ले गए, उन्होंने विजय तेंदुलकर का प्ले दिखा दिया मुझे। मैं आपसे यकीन कहता हूँ करिए आप कि मैं ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ गया। मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, ऐसी राइटिंग मैंने नहीं देखी थी। हमारे साहित्य में ऐसी राइटिंग नहीं जो विजय तेंदुलकर की है, कि सच को पूरी तरह से इंसान को खोल के सच बाहर निकाल दिया। ये हो तुम। इतनी बेरहमी से सच किसी ने मेरे मुंह पे मारा हो, ये कभी नहीं हुआ था। तो फिर मुझे दिलचस्पी हुई, मैं प्लेस देखता रहा और हमेशा अपने महाराष्ट्रियन दोस्त के साथ जाता था। वो बराबर में बैठ के मुझे बताता रहता था क्या हो रहा है। कुछ अभी तो हम लोग इतने बरस हो गए, कुछ समझ में भी आता है, ऐसी बात नहीं। यहाँ जो कविता सुनाई गई मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मेरी समझ में ही आ रही थी, लेकिन फिर भी ख़ासतौर से पोइट्री का ट्रांसलेशन का झंझट ऐसा है कि आप एक इत्र की शीशी लें और उसे दूसरी बोतल में कितने भी संभाल के उंडेलें, कुछ न कुछ सुगंध को खो जाएगी। ऐसा ही है पोइट्री का ट्रांसलेशन। प्रोज हो जाती है, प्रोज बहुत अच्छी हो जाती है, पोइट्री बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग हैं जिन्हें मराठी भाषा से प्यार है वो इसे संभाल के तो रखें, लेकिन हमारी देश की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए पीएल देशपांडे कौन है, विजय तेंदुलकर कौन है। और आज की पोइटें जो है गौरी देशपांडे हैं, सानिया हैं, शांता शेल्के हैं, लोग क्यों नहीं जानते उन्हें। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने बताया, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे दिया। मगर हिंदुस्तान विजय तेंदुलकर और पीएल देशपांडे को ना जाने तो ये तो हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इसको हम ट्रांसलेट करें। मेरी अपने एक दोस्त से बात हुई, मैंने उनसे कहा तुम मुझे सेलेक्ट करके 50 मराठी पोएम दो, तुम मेरे साथ बैठना, तुम मुझे बताते रहना, मैं उन्हें पोइट्री में ही ट्रांसलेट करूंगा। मैंने ये काम रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के साथ किया, उनके गीतों के साथ। एक है अनंत, आप लोग कभी यूट्यूब पे जाके सुनिएगा, उनके जो रविंद्र संगीत है उसको ट्रांसलेट किया है टू द सेम ट्यून। जिस ट्यून में वो ओरिजिनल गाया जाता है उस पर ही ट्रांसलेट किया है। तो ये हमारा मेरे ख्याल से कर्तव्य बनता है। हम जो आ गए बाहर से रहे, मैं तो यहाँ समझिए 55 साल से यहीं रहता हूँ, वहाँ 53-55 साल से, लेकिन मेरी कोई और भाषा है तो मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है एज अ राइटर कि मैं एक पुल बनूं मराठी और दुनिया की दूसरी जबानों के बीच में। इसलिए कि जो कुछ है आज मैं जो भी हूँ वो तो यहीं से, इसी धरती से मिला है, और वो और कहीं जैसे मिलता भी नहीं, यहीं से मिल सकता था। अब यहाँ यह एक कवि सम्मेलन चल रहा है तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी एक कविता आपको सुना दूँ। मैं 2 तरह की कविताएं लिखता हूँ, कुछ लंबी, कुछ बहुत लंबी। तो मैं आपको बहुत लंबी नहीं सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है वक्त, समय, टाइम। कमाल की बात है कि कोई भी चीज़, या हद तो यह है कि कोई भी इंसान अगर वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है तो हम उसे ध्यान से नहीं देखते। जो कभी कभी होता है, जो कभी कभी दिखाई देता है, उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। लेकिन जो है, कितने लोग सोचते हैं कि समय क्या है, भाई 2 घंटे निकल गए, कहाँ निकल गए, कहाँ है अभी, कहीं यहाँ से निकल गए हैं तो कहीं तो गए होंगे, कहाँ है, और निकल क्या गया, चला क्या गया, वो क्या था, मटेरियल था, कोई चीज थी, क्या चल रहा है, इस पे ही कविता।
इसमें दो एक अनफेमिलियर वर्ड होंगे मुझे, तो मैं विश्वास करता हूँ बातचीत पोइट्री इसलिए होती है, राइटिंग इसलिए होती है कि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो मेरी बहुत ट्रांसपेरेंट भाषा है, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक अनयूजुअल हो तो दो चार अनयूजुअल वर्ड भी आ जाते, मैं उन्हें ट्रांसलेट करूँगा। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाकये, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every pain, every pleasure, every happiness, every sadness, every sorrow, every joy, ये वाकये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम इस्माइल, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स स्पर्श का जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, ये फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ऑल फीलिंग्स, ऑल इमोशंस, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों? इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है? थैंक यू। आय एम व्हेरी सॉरी, पण जावेद साहेबांनी एक जे मराठा या दैनिकाच्या इन्सेप्शन बद्दल सांगितलं ते मला सांगायचं की ती घटना इथे घडली. इट हॅपन्ड हिअर, ह्या शिवतीर्थावर, शिवाजी पार्क आपण जिथे आहोत तिथे घडली ही घटना. आणि प्रबोधनकार साहेब, राजसाहेबांचे आजोबा उपस्थित होते मंचावर आणि सेनापती बापटांनी सांगितलं की एक दैनिकाची जरूर आहे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात, आणि अत्रे साहेबांनी ती चॅलेंज घेतली आणि त्याबद्दल जावेद साहेब इथे बोलले. फार महत्वाची गोष्ट आहे. काय भाग्य आहे आमचं, तुमचं सुद्धा, की आपण जावेद अख्तर साहेबांना आज एवढं जवळून एवढं मनापासून ऐकलं. त्यांनी फार शुद्ध भाषेत आपल्याला सांगितलं आहे कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मराठी आहे, हे त्यांनी आपल्याला सांगितलं त्यांच्या बोलण्यातनं. आणि आता मंचावरती कविता सादर करायला आमंत्रित करूया